ईयर क्वेश्चंस जो आईआईटी में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप प्रैक्टिस यदि कर रहे हो तो थोड़ा सा पैटर्न पकड़ो कि इनऑर्गेनिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछी जाते हैं। तो सिंपल क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं, वैसे ये सारे क्वेश्चन 1995 से पहले के हैं। ओके, जरा ध्यान से देखना, बताना है आंसर। Reddish brown gas formed when nitric oxide is oxidized by air. Reddish brown gas कौन सा है? सिंपल है, 1979 में आया ये क्वेश्चन। वैसे किसी को नहीं मालूम? NO2। NO2 बहुत सिंपल। देखो नाइट्रिक ऑक्साइड NO को बोलते हैं, यदि हाफ ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करता है तो बनेगा NO2। यही गैस तो रेडिश ब्राउन होती है। ओके, when phosphorus reacts with sodium hydroxide the product formed are dash and dash। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फॉस्फीन रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से तो क्या बनेगा? PH3 होगा सर, PH3 और NaH2PO2। ओके, NaH2PH2 बनता है। तो ये दो प्रोडक्ट बनती है। आपसे पूछा गया है, एक्चुअली तो लिखा हुआ था एग्जाम में, ये दोनों दिया हुआ था। आपसे पूछा गया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन, न्यूट्रलाइजेशन या डिस्प्रोपोर्शनेशन किस टाइप की? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बहुत सिंपल, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस जो है अपने नेटिव स्टेट में है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पे आप देखोगे तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, और यहाँ पे आप यदि कैलकुलेट करोगे तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी। ओके, तो 0 से -3 रिडक्शन हो रहा है और 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एग्जांपल है। व्हिच इज कलर्ड? अच्छी क्वेश्चन है। SO3 SO3 सर। SO3 कलर्ड नहीं होता बेटा, कलरलेस होता है। व्हिच इज कलर्ड? देखो आपको ध्यान देना है, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं, ओके, उसमें दो ही ऑक्साइड्स कलर्ड है, एक NO2 और दूसरा N2O3। ठीक है ना, इसकी ब्लू कलर होती है और वो भी सॉलिड होता है, ब्लू सॉलिड। ओके, तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये दिमाग में रख लो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। दो ऑक्साइड सिर्फ कलर्ड होते हैं, N2O3 और NO2। दिस इज रेडिश ब्राउन और ये ब्लू कलर का होता है। गॉट इट? NH3 कैन बी ड्राइड बाय, किससे ड्राई कर सकते हो? कॉन्क H2SO4। बिल्कुल नहीं, इसके साथ रिएक्शन होती है, एमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तब नन हो जाएगा सर। यस, ऑब्वियसली नन होगा, क्योंकि फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ भी अमोनियम फॉस्फेट बनेगा, इसके साथ भी अमोनियम सल्फेट बनेगा, इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना देगा CuNH3O4SO4, एक कॉम्प्लेक्स बनेगी ये। गॉट इट? और बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता है। तो राइट एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड, CaCl2। सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड ही यूज कर सकते हो आप ड्राई करने के लिए इसको। वेरी गुड क्वेश्चन। द कंपाउंड व्हिच गिव्स ऑक्सीजन ऑन मॉडरेट हीटिंग, हल्का सा हीट करने पे आपको HgO। वेरी गुड, HgO। देखो कॉपर ऑक्साइड भी देगा, और ये बहुत हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करोगे तब मिलेगा, बट मॉडरेट हीटिंग पे HgO और AgO ये दोनों आपको ऑक्सीजन दे देता है। गॉट इट? Ag2O बेसिकली। The bond present in N2O5, N2O5 में कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं? कोवेलेंट एंड आयोनिक। वेरी गुड, वेरी गुड। N2O5 में देखो डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, N2O देख लो, NO2 है ना, दो NO2 और बीच में आपको एक ऑक्सीजन मार देना, ठीक है ना, तो और एक ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा N2O5, 2 2 4 1 5। तो इसमें कौन से बॉन्ड हो गए? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, आयनिक, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट तीनों ना हो गया।
कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। आयनिक कहाँ है बेटा? सर जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में होगा उसमें तो मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी तो रहेगा ना। बेटा दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंपल ऑप्शन है जो वो उसके हिसाब से इट्स कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट। ओके गॉट इट। चलिए वेरी गुड क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। विच इज लीस्ट बेसिक, कौन सबसे कम बेसिक है? Na3। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। NF3। देखो बेसिसिटी डिसाइड होती है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नो डाउट ट्रिकी। इलेक्ट्रिसिटी कितना ज्यादा है उससे। मैं बता रहा हूँ बेटा, एक सेकेंड, वो आप हाइड्रोजन वाला टेक्निक मत लगाओ अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। एक चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आईआईटी ने पूछा है तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला कुछ क्वेश्चंस तो हैं इसमें, और इनऑर्गेनिक से क्वेश्चंस लगभग इसी स्टैंडर्ड के आते हैं। आपसे कोई इक्वेशन नहीं पूछने वाला है। देखो क्या है, आप यदि एक्चुअली इसका ऑप्शन NF3 होगा राइट आंसर। देखो लीस्ट बेसिक का मतलब क्या होता है, मैंने एक चीज आपको बताया था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, जितना ज्यादा उतना ज्यादा बेसिसिटी अच्छा। अब देखो फ्लोरीन तो काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन को तो अपने तरफ विड्रॉ कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्लोरीन की तरफ घसक जाएगा तो इसके एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जैसे कम होगी उसकी बेसिसिटी भी कम होगी। तो NF3 लीस्ट बेसिक होती है हैलाइड्स के बीच, ठीक है ना। वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग में रखिए। ओके और थोड़ी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं, देखो क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, आप इनको बाद में एक बार देख भी लोगे तो आपको स्कूल एग्जामिनेशन में तो काफी मदद मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 5 मिनट जल्दी आया करो और क्वेश्चंस को देखा करो, क्वेश्चन सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ओके गॉट इट। चलिए NI3 फिर मोस्ट बेसिक होगा। क्या बोल रहे हो सर? NI3 मोस्ट बेसिक होगा। हाँ लीस्ट बेसिक क्वेश्चन में है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मिटा दूं? चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं, ग्रुप 15 में कौन सा हाइड्राइड सबसे ज्यादा बेसिक होता है? ग्रुप 15 में कौन सा हाइड्राइड? NH3। यस NH3, क्योंकि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके आज हम लोग डील करेंगे एक बहुत ही सिंपल सी सेक्शन बट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, दैट इज ऑक्साइड्स। देखो आप सभी को मालूम है एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, तो जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं वो कोवेलेंट ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल होते हैं। ओके आपको मालूम है जब दो नॉन मेटल आपस में कंबाइन करेगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की स्थिति में होता नहीं है। तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाता है, दे आर व्हाट एसिडिक ऑक्साइड, और उसकी नेचर कोवेलेंट होती है। अब they dissolve in water to give acidic solution. They dissolve in water to give acidic solution. है तो बहुत सिंपल, सबको मालूम होगा कि एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होती है, पानी में जाती है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन देता है। जैसे कि मैं बात करूं Cl2O7, दिस इज डाइक्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड, इसको मैं वाटर में डाल रहा हूं तो कौन सी एसिड बनेगी, कोई बता सकता है? HClO3। नहीं, HClO4 बनेगा, पर क्लोरिक एसिड।
ओके ये बनेगा HClO4 पर क्लोरिक एसिड, काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। वही मैं N2O5 को यदि मैं पानी में डालूं तो कौन सा ऑक्साइड एसिड बनेगा? HNO2। ओके वही P2O5 को यदि आप वाटर में डालोगे तो आपको मिलेगा H3PO3। नो बेटा PO4 मिलेगा, ठीक है ना? गॉट इट? अब यदि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूं, N2O3 को यदि वाटर में डालोगे तब आपको HNO2 मिलेगा, नाइट्रस एसिड, और P2O3 को वाटर में डालोगे तब आपको मिलेगा H3PO3। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो मालूम है कार्बोनिक एसिड H2CO3। सबको मालूम है। ओके SO2 को वाटर में डालेंगे तो कौन सा एसिड मिलेगा? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। SO3 को पानी में डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड। अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, NO2 को वाटर में डालोगे तो क्या मिलेगा? कोई बता सकता है? नाइट्रस सर, नाइट्रिक मतलब नाइट्रिक दोनों मिलता है, ये मिक्स्ड एसिडिक ऑक्साइड है। ये थोड़ा एडेड इंफॉर्मेशन आपके लिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यदि आप पानी में डालते हो तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड दोनों मिलते। ओके गॉट इट? तो ये थोड़ा आपको दिमाग में रखना है, बहुत सिंपल चीज है, सबके दिमाग में रह जाएगी। ऑक्सीजन कम है तो नाइट्रस बनी, ऑक्सीजन कम है तो फास्फोरस बनी। आपको मालूम है ना, ऑक्सीजन जैसे बनता है बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ता है। देख के ही पता चल रहा है। H3PO3 इसकी बेसिसिटी 2 है, इसकी बेसिसिटी 3 है, ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए ज्यादा एसिडिक हो। ओके अब एक चीज आपको जाननी चाहिए, एसिडिक एनहाइड्राइड, इन सबको देखो, इन सबको Cl2O7, N2O5, P2O5 इन सबको एसिडिक एनहाइड्राइड बोला जाता है। बेटा एसिडिक एनहाइड्राइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें पानी की कमी है, जैसे ही पानी इसमें ऐड होगा ये एसिड बन है कि नहीं? N2O5 पानी ऐड हुआ एसिड बन गया, तो इनको एसिडिक एनहाइड्राइड या एसिडिक ऑक्साइड भी बोला जाता है। ओके अब यहां पे जरा आप समझना, पानी का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। पानी तो न्यूट्रल होती है। अब इसमें मैं कोई एक चीज डाल रहा हूं तो एसिडिक सॉल्यूशन बन रही है, तो इसका मतलब तो सिंपल है, ये तो कुछ पार्ट नहीं प्ले कर रहा है, ये जो एसिड बना रहा है ये यही बना रहा है, इसका मतलब इसी में एसिड वाला गुण है, इसलिए हम लोग इसको एसिडिक ऑक्साइड बोलते हैं या एसिडिक एनहाइड्राइड। ओके तो सिंपल इंफॉर्मेशन है, दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट। ओके सर CO2 इस सबको भी बोल सकते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड? हाँ हाँ कहीं नहीं, CO2 क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा, नहीं बनाएगा? यस सर। है ना? कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं वो क्या होता है? आप इसको एसिडिक ऑक्साइड बोलो या एसिडिक एनहाइड्राइड बोलो, द सेम गोस। बेसिक ऑक्साइड ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड इफ कंडीशन है, मेटल ऑक्साइड को हम बेसिक ऑक्साइड बोलते हैं। कब बोलते हैं ये जानो। पहला कंडीशन गिव्स ओनली सॉल्ट एंड वाटर विथ एसिड। अब इनको आप एसिड में डालोगे तो सिर्फ सॉल्ट और वाटर देना चाहिए। बेसिक ऑक्साइड उनको बोला जाता है जिन्हें एसिड के साथ मिलाने पे सॉल्ट और वाटर सिर्फ मिलता है। और दूसरा बात, सम मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स एल्कलीन सॉल्यूशन, सारा नहीं, एल्कलीन सॉल्यूशन। देखो बेसिक ऑक्साइड होने के लिए नेसेसरी कंडीशन तो ये वाला है ही है, बट ये वाला नेसेसरी नहीं है। कुछ के केसेस में जो पानी में डिसॉल्व कर जाती है उसको हम लोग एल्कली बोलते हैं, जो पानी में डिसॉल्व नहीं करेगी वो जस्ट बेसिक ऑक्साइड है। ओके जैसे कि सोडियम ऑक्साइड, पोटासियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड,
चलो इसमें से मुझे बता दो तो कौन दो चीज है जो पानी में नहीं डिसॉल्व करेगा? सर फेरस और बेरियम, बेरियम करेगा, सॉरी बेरियम कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम। कैल्शियम क्या उमंग, कैल्शियम ऑक्साइड पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है? यस यस तो लेट भूलेगा नहीं ना मतलब, लेकिन काहे नहीं भूलेगा? चूना पानी, क्विक लाइम, स्लेट लाइम। अरे कॉपर ऑक्साइड कभी पानी में मिलता है बेटा? कॉपर ऑक्साइड और FeO, है ना? गॉट इट? यस सर। सिंपल है, होता है ऐसी चीज, सिंपल दिमाग से निकलती है। अरे ग्रुप 1 ग्रुप 2 एल्कली मेटल, एल्कलीन अर्थ मेटल, वो तो लगभग पानी में घुलती ही है। तो सोडियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बहुत कम सॉल्युबल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। बट कॉपर ऑक्साइड और FeO दूसरा कंडीशन नहीं पूरा कर रहा, पर इनको आप एसिड से रिएक्ट करवाओगे तो सॉल्ट और वाटर तो देगा, ये तो पक्का वाली बात है। ओके गॉट इट? तो बेसिक ऑक्साइड किसको बोले? ये सारे बेसिक ऑक्साइड हैं। क्यों? क्योंकि एसिड साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है। इनमें से जो पानी में सॉल्युबल है वो अल्कलीन सॉल्यूशन दे रहा है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि PbO2 इसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। +4, तो लेड 4 ऑक्साइड है। जब मैं इसको HCl से रिएक्ट करवाता हूं, मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड से रिएक्ट करवाया, ये देता है PbCl2, H2O और Cl2। क्या मैं इसको मेटेलिक ऑक्साइड या मतलब सॉरी, मैं इसको बेसिक ऑक्साइड बोल सकता हूं? नहीं सर। नो नहीं सर बोल सकते। बन रहा है। क्यों नहीं बोल सकते इसको बेसिक ऑक्साइड? क्योंकि सिर्फ सॉल्ट और वाटर देना है ऑक्साइड को, ये सिर्फ सॉल्ट और वाटर नहीं दे रहा है, क्लोरीन भी एक्स्ट्रा दे रहा है, तो इट्स नॉट अ मेटेलिक सॉरी इट्स नॉट अ बेसिक ऑक्साइड। ओके, तो ये दिमाग में रखिएगा कि सारे मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड नहीं होते। वही मेटेलिक ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सिर्फ सॉल्ट और वाटर देगा वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और वो बेसिक ऑक्साइड जो पानी में घुलती है उनको हम लोग एल्कलीन बोलते हैं। ठीक है ना? तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सिंपल सा है, इनको जल्दी से नोट कर लो। और कुछ एडेड इंफॉर्मेशन आपके लिए, मुझे बताना CrO, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CrO3। अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हिंट ये है कि जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है आपकी एसिडिक कैरेक्टर बढ़ती है। आपने फादान रूल में पढ़ा है, जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है कैटायन का तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ती है। कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ना मतलब क्या? एसिडिक कैरेक्टर आना। तो मेरा आपसे एक बात पूछना है कि इसमें कौन बेसिक हो सकता है, कौन एम्फोटिक है और कौन एसिडिक? सर CrO एसिडिक बेसिक होगा। देखो Cr में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस +2 +2 है। Cr2O3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एम्फोटेरिक +3 है। ऑक्सीजन का -6 और इधर कितना आ गया? 2 है ना, तो +3। इसमें कितनी है? +6। +6। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम रहेगा उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर रहेगा, और आयनिक कैरेक्टर रहेगा तो बेसिक रहेगा। दिमाग में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो आपको मालूम है कि सेंट्रल एटम खींच नहीं पाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा रहेगा उसमें, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा तो बेसिक है। इसमें मेडिवल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये बेटा एम्फोटेरिक है, ये दिमाग में रखिएगा, ये एम्फोटिक है। CrO3 इसमें +6 है, तो बहुत ज्यादा चार्ज आ गया है कैटायन पे, छोटी हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को वो खींच लेगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचेगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो एसिडिक गुण आएगा, है ना? कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ने से एसिडिक गुण आता है। तो मैं वो इंफॉर्मेशन नहीं लिखा हूं पर दिमाग में बैठा लो, जैसे ही ऑक्सीडेशन लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस
एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है ना। लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक होती है, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। मिटा दूं मैं इसको? Everybody has done? यस सर। यस सर। मेरा वीडियो चला गया, एक सेकंड रुक जाना बेटा आप लोग थोड़ा, ठीक है सर ना। आ रहा है। नहीं नहीं आपको आ रहा है, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज थोड़ा सा। ओके ओके, चलिए वीडियो आ रही है ना, चलिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड का डेफिनेशन मैं नहीं दूंगा आपको, आपको मालूम है, जिसमें एसिडिक गुण भी होती है और बेसिक गुण भी होती है, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। तो जल्दी से आप लोग कुछ एग्जांपल बताना मुझे फटाक फटाक। Al2O3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड, दोनों गुण है, एसिडिक बेसिक, और Cr2O3 ऑक्साइड, और Cr2O3 लेड ऑक्साइड Cr2O3 अभी बताया है, वेरी गुड। Cr2O3, देखो कुछ एग्जांपल दिमाग में रखो, ये इंपॉर्टेंट है। गैलियम ऑक्साइड, गैलियम ऑक्साइड एम्फोटिक नेचर है, ओके, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटिक नेचर है। एंटीमोनी ऑक्साइड Sb2O3 एम्फोटिक। टिन ऑक्साइड Sn2O3, इन सब में नेचर जो है SN2O3 कैसा बनेगा? कैसे नहीं है, इसका है नेचर, कैसे वाली कोई बात नहीं। Sn2O3 मिक्स्ड ऑक्साइड है बेटा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। बताइए मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में आपको बताइए। तो आप Al2O3, ZnO, PbO, Cr2O3, GaO, BeO, Sp2O3, SFO, Sn2O3, ये सब में एम्फोटेरिक नेचर आती है। गॉट इट? अंडरस्टूड? तो ये सिंपल आप दिमाग में रखिएगा। अब चलो हम लोग कुछ का देख लेते हैं। ओके, Cr2O3, अब मैं इसको यदि मान लो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाता हूं और मान लो मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाता हूं, तो एल्युमिनियम का तो आप जानते ही हो, जिंक का आप लोग जानते ही हो, जूनियर क्लास में पढ़ के आते हो, बट प्लीज रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Cr2SO4 whole thrice। क्रोमियम सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो इंपॉर्टेंट है NaCrO4, Na2CrO4, सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना, ये दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में वाटर भी बनेगा, मैं नहीं लिखा हूं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करी है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कौन सा नेचर शो कर रहा है अपना? एसिडिक, बेसिक, ऊपर में बेसिक नीचे एसिडिक। एसिड है, बेसिक नेचर शो कर रहा है, सॉल्ट और वाटर बने। यहां पे ये वाला बेस है और जब ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिडिक नेचर शो कर रहा है, तब जाके सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ठीक है ना। तो एकदम दिमाग में रखिएगा, क्रोमियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम क्रोमेट, ठीक है ना। वैसे ही
एक और आप देख लो लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड की भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिखाऊं और H2SO4 के साथ दिखाऊं तो ये यहाँ पे एसिडिक नेचर शो करेगा और बनेगा Na2PbO2। इसका नाम कोई बता सकता है मुझे? सोडियम प्लम्बाइट। सोडियम प्लम्बाइट इसका नाम है और वाटर भी साथ में बनेगी और इसके साथ रिएक्ट करेगा तो लेड सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पे ये बेसिक नेचर शो करेगा। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। इनके प्रोडक्ट को आप प्लीज देख लेना। ओके, बाकी एल्युमिनियम, जिंक और लेड का आपने पढ़ा हुआ है पहले, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस कर लेना। इन दोनों का पूछा जा सकता है। बाकी जितने एग्जांपल्स दिए हैं वो दिमाग में रखिएगा। ओके, अब आती है मिक्स्ड ऑक्साइड। अब मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होता है? जैसे मैं ले लूं Pb3O4, ठीक है ना, Pb3O4। अब मुझे एक बात बताओ, Pb3O4 जैसा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। PbO2 और PbO मिक्स है। एक्चुअली दो PbO और PbO2 को मिला के बनता है Pb3O4। कैसे बनता है? देखो, दो Pb और एक Pb, तीन Pb3, दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन, Pb3O4। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा कि लेड का Pb3O4 एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, उसमें लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या हो सकती है? तो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट इस पे +2 है और इस पे +4। सिमिलरली Fe2O3, Fe2O3 सर Fe3O4 ना। हाँ सॉरी बेटा, Fe3O4 गलती हो गया। ठीक है, Fe3O4। अब ये देखो FeO प्लस Fe2O3 प्लस Fe2O3, तो ये हो गया +2 और ये हो गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलरली Mn3O4, MnO2 प्लस MnO, दो मॉलिक्यूल ऑफ MnO प्लस MnO2, Mn, ठीक है ना, दो Mn, Mn2, Mn3, दो 4 Mn4। अब इसकी हो गई +2 और इसकी हो गई +4 ऑक्सीडेशन। तो मिक्स्ड ऑक्साइड क्या होते हैं? ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है बट हम लोग इसको लिखते हैं बिकॉज दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑक्साइड। कहीं भी पाया जाता है तो दो मिल के पाया जाता है। ठीक है ना, गॉट इट? यस सर। चलिए इसको जल्दी नोट कर दो आप लोग। हो गया? और डी ब्लॉक के लिए आप लोग चिंता मत करो। डी ब्लॉक जब मैं पढ़ाऊंगा तब वहां पे बहुत वेरिएबल वैलेंसीज आते हैं, तो इन सब के लिए बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैं बताऊंगा जब आएगा। ठीक है, एग्जिस्ट कर सकता है वो, ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है। ओके, ठीक हो गया? जल्दी लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। लिख लिया सर। ओके चलो बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन का एलोट्रोप। ऑक्सीजन का तो एक एलोट्रोप है डाई ऑक्सीजन, दूसरा एलोट्रोप क्या है बता सकता है क्या? ओजोन। दूसरा एलोट्रोप कौन सा हो सकता है? ओजोन सर। ओजोन, यस, ओजोन दूसरा एलोट्रोप है ऑक्सीजन का। और ओजोन के बारे में आपने सबसे पहले कहां सुना हुआ होता है? एनवायरमेंटल क्लासेस में आपने जब ओजोन के बारे में पढ़ा है तो आप जानते हो कि अल्ट्रावायलेंट रेज को कोई ऐसा चीज रहता है जो फिल्टर करता है। तो जूनियर क्लास में आपने पढ़ा रखा रहता है ओजोन के बारे में। चलो देखते हैं इन डिटेल्स ओजोन क्या होता है, क्योंकि ओजोन से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, आपके मेंस वाले सेक्शन में ओजोन से काफी बार मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस पूछे गए हैं, तो डिस्कस होगी बाद में। पहले हम लोग ओजोन को समझते हैं कि क्या है।
यदि ओजोन का स्ट्रक्चर हम लोग देखें, बेंट है, ट्रायंगुलर टाइप। बेंट तो है ही, ये देखो एक डबल बॉन्ड और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सही है स्ट्रक्चर, कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो सर। 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक भी नहीं दिया है। ये वाला ऑक्सीजन ने 2 कोऑर्डिनेट कर दिया, इसकी पूरी हो गई 8। इसने 2 लगाया यहाँ पे और 4 रख लिया अपने पास में, तो 6 के 6 दे दिया, 2 आ गए इधर से, कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8, इसकी भी ऑक्टेट पूरी। अब इसने क्या किया, 2 लगाया यहाँ, 2 2 4 और 2 रखा हुआ है 6, तो 2 2 4 2 6 2 8, सबकी ऑक्टेट पूरी। ओके, तो दिस इज ओजोन। तो ओजोन का यदि हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपकी लेफ्ट साइड में भी बन सकती है। ओके, कोई दिक्कत? इस तरह बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर। बन सकता है। बट अब कंफ्यूजन कहां फंसा? आपकी नॉर्मल लॉजिक ये कहती है कि जो डबल बॉन्ड रहता है और जो सिंगल बॉन्ड रहती है, दोनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ, दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग होता है। बट नॉर्मली एक्सपेरिमेंट्स में जो देखा गया है कि दोनों साइड में जो है बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग हाइब्रिड कॉन्सेप्ट लगाते हैं, है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ओजोन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हम लोग मानते हैं, दैट इज अ व्हाट? हाइब्रिड बिटवीन स्ट्रक्चर। और यदि हम लोग देखें तो ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर यदि हम लोग देखें तो ऐसा हो सकता है कि ना तो डबल बॉन्ड इधर, ना तो डबल बॉन्ड इधर, तो पार्शियल डबल बॉन्ड इधर और पार्शियल डबल बॉन्ड इधर, है ना। नहीं तो क्या है, देखो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, उसका होता है 148 पाइकोमीटर। ओके, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में रहेगा तो 148 पाइकोमीटर उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। डबल बॉन्ड में 121 पाइकोमीटर होता है। बट एक्सपेरिमेंटली ये मेजर किया गया है कि दोनों साइड 128 पाइकोमीटर होती है। तो इसको तो हम लोग ऐसे एक्सप्लेनेशन दे नहीं सकते, तो हम लोग क्या किए, 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए और ये माने कि ना तो डबल बॉन्ड इधर, ना तो डबल बॉन्ड इधर, दोनों साइड पार्शियल डबल बॉन्ड। ओके, तब जाके हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेनेशन दे दिया कि हाँ, अब दोनों साइड बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम है। ओके, तो ओजोन की दिस वन इज अ हाइब्रिड ऑफ 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ओजोन के दोनों साइड में जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनती है वो सेम है कि डिफरेंट है? दे आर सेम, ओके, एज पर रेजोनेंस हाइब्रिड। अब चलिए इसकी प्रिपरेशन पे हम लोग आते हैं। ओजोन इज प्रिपेयर्ड by passing silent electric discharge, silent electric discharge through प्योर एंड ड्राई ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बिल्कुल ड्राई और प्योर ऑक्सीजन लेनी है, उसमें कोई मिलावट नहीं रहनी। वोल्टेज वाली करंट, ओके, प्योर ड्राई ऑक्सीजन से हाई वोल्टेज वाली करंट पास की जाती है, तो आपका जो ऑक्सीजन रहता है वो ब्रेक हो जाता है एटॉमिक ऑक्सीजन। ओके, यदि आप प्योर ड्राई ऑक्सीजन से हाई इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हो तो वो एटॉमिक ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, जिनको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज नेसेंट ऑक्सीजन। अब ऐसा तो नहीं है कि सारा ऑक्सीजन ब्रेक हो जाएगा, कुछ ही पोर्शन ब्रेक होती है। तो ऑक्सीजन के साथ ये जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन है वो कंबाइन करता है और बनता है O3। ओके, और यदि हम लोग ओवरऑल इक्वेशन देखें
तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन इक्विलिब्रियम में ब्रेक होती है, सॉरी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम में ब्रेक होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन बना। ओके, अब ये जो मिक्सचर है, एक्चुअली आपको तो मालूम है कि जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट भी रहती है, प्रोडक्ट भी रहती है। तो मिक्सचर कंटेन्स 5 to 10% ओजोन। अब देखो ओजोन 5 से 10% ही बन पाता है। द मिक्सचर कंटेन्स 5 to 10% ओजोन एंड इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है ना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन क्या है? अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 to 10% ओजोन इज नोन एज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन जो है इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 142 किलो जूल पर मोल की रिक्वायरमेंट आसपास है इस रिएक्शन में। तो आपको दिमाग में रखना है इसकी जो फॉर्मेशन है इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। वेरी सिंपल, दिमाग में रखिएगा। पहला स्टेप में हाई इलेक्ट्रिक करंट देने से ऑक्सीजन टूट गया, नेसेंट ऑक्सीजन या बोलो एटॉमिक ऑक्सीजन। फिर जो ऑक्सीजन नहीं टूटा है उनके साथ कंबाइन करके ये ओजोन बनाता है। और यदि आप ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो कुछ इस तरह इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज वेरी सिंपल, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड 5 to 10% ओजोन जो बनती है। ओके, तो आपके लिए ये आइडिया बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या? अब यदि हम लोग नेक्स्ट पोर्शन पे आए तो देखो ना मैंने बीच में लिख दिया है, चलो ठीक है कुछ जगह बना लेते हैं। आप इसके हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पे आए। इट्स डार्क ब्लू गैस। ओजोन का कलर होता है डार्क ब्लू गैस एंड liquefies to form blue liquid। और जब ये लिक्विफाई करता है तो ब्लू कलर की लिक्विड बनता है। एंड और ठंडा करोगे एंड सॉलिडिफाइज टू गिव वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओजोन गैस का जो कलर है आपकी डार्क ब्लू कलर है। कैसी कलर है? डार्क ब्लू कलर। ठंडा करोगे तो लिक्विफाई कर जाती है, ब्लू लिक्विड बनती है ओजोन। और ठंडा कर दोगे तो वायलेट ब्लैक क्रिस्टल्स मिल जाता है आपको। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है, इसकी कलर का एक्सप्लेनेशन क्या है? इसका कलर का एक्सप्लेनेशन ये है कि इंटेंस absorption of red light। देखो ओजोन की एक क्वालिटी है कि वो रेड लाइट जो होता है ना और उसके आसपास की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब रेड के आसपास की वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो जाती है तो ब्लू की आसपास की वेवलेंथ बचती है, तो ऑब्वियसली ब्लू और वायलेट कलर आपको मिलता है। गॉट इट? ये दिमाग में रखना है कि ओजोन की कलर की एक्सप्लेनेशन रेड वाली वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करता है, बहुत इंटेंसली एब्जॉर्ब करता है, तो कलर ब्लू के आसपास इसकी मिलती है। अब इसकी एक और आप लोग पढ़े होंगे, देखो मैं यहां एक 1 2 करके लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टीज में। अब इसकी एक और एक्सीलेंट क्वालिटी है, एक्सीलेंट कैरेक्टर to absorb UV radiation wavelengths। अब देखो बेटा इसका एक अनोखा गुण है कि ये अल्ट्रा वायलेंट रीजन के रेडिएशंस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, जो एक्सप्लेन करता है इसकी प्रोटेक्टिव नेचर को। अब आपसे भले ये क्वेश्चन इस लेवल में ना पूछा जाए पर आपको ये जाननी चाहिए कि प्रोटेक्टिव नेचर ओजोन की कहां से आती है, क्योंकि इसकी एक्सेलेंट कैरेक्टर होती है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वाले वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब कर लेने का।
ओके, तो एन इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज इंपॉर्टेंट आप दिमाग में रख सकते हो, देखो जहां इसकी स्मेल जो होती है, शार्प स्मेल है, काफी शार्प स्मेल होती है, पॉइजनस भी ठीक है ना, शार्प स्मेल होती है, टॉक्सिक होती है, पॉइजनस है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बिल्कुल कम सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। और यदि आपको इसके स्मेल को महसूस करना है, तो जहां पे बहुत ज्यादा जेरोक्स होता है ना, जेरोक्स मशीन होता है ना, जहां पे जेरोक्स होती है, तो वो बहुत हाई एनर्जी पे वहां पे काम होता है, तो उस जगह ओजोन हल्का फुल्का बनता है, और आपको स्मेल वहां पे जैसा मिलेगा ना, वो ओजोन का स्मेल है। ओके, जहां पे बहुत ज्यादा जेरोक्स होता है, तो स्मेल आपको लेना है ओजोन का, तो वहां पे जाके देख सकते हैं। ओके, तो स्मेल शार्प स्मेल है, काफी तेज स्मेल होता है, टॉक्सिक है, हल्का फुल्का पानी में सॉल्युबल है। तो इसके कुछ कैरेक्टर आपको जानने हैं। रेड वाले को एब्जॉर्ब करता है, तो ब्लू कलर आती है इसके सबस्टेट में लगभग, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, और ये तो आपको लिख ही दिया, जल्दी से इनको लिख लो। चलिए मिटा दो। चलिए, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन ऑफ ओजोन। देखो, ओजोन is a strong oxidizing agent। ओजोन एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन, एक्चुअली ओजोन जो होता है वो रेडली ब्रेक होता है इनटू O2 एंड एटॉमिक ऑक्सीजन, या बोलो नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन निकल गया इससे, ये बहुत रिएक्टिव होती है, काफी रिएक्टिव है, तो किसी से अटैच हो सकता है। अब जिससे अटैच होगा वो तो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीडाइज किसके चलते हुआ, ओजोन के चलते हुआ। तो ओजोन कैसा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि दूसरों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। गॉट इट। यही वाली नेसेंट ऑक्सीजन रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई, ऐसी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की इंडेक्स क्वेश्चन है, व्हाई ऑक्सीजन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज इट प्रोवाइड्स नेसेंट ऑक्सीजन। बस सिंपल, और ये इक्वेशन लिखो। अब चलो कुछ हम लोग रिएक्शन देखते हैं। ऑक्सीडाइजेस, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि इसकी मेंस में रिपीट होने के चांस है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑक्सीडाइजेस लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट। आपको देखने में बिल्कुल सिंपल सा इक्वेशन लगेगा ये, बट इसमें छोटी सी ट्रिक छिपी हुई है। लेड सल्फाइड को ये ऑक्सीडाइज कर देता है लेड सल्फेट में। तो चलो देखते हैं, पीबीएस है, ओजोन के साथ रिएक्ट करवाएं, तो ये बनी PbSO4, गॉट इट, प्लस ऑक्सीजन। तो आपको ये ध्यान देना है कि देखो ओजोन टूटता है, ओजोन टूटता है तो O2 मिलता है और नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। तो O2 मैंने निकाल दिया और नेसेंट ऑक्सीजन को इसके साथ कंबाइन कर दिया। ठीक है ना, सिंपल सा रिएक्शन है, PbSO4 और ऑक्सीजन। दिमाग में रखिएगा, ओजोन टूटा, ऑक्सीजन अलग, और नेसेंट ऑक्सीजन मिलके PbSO4 बना। अब यदि हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट देखें लेड का, तो यहाँ पे कितना है
+2 +2। यहाँ पे लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 बोलिए, हो जाएगा। लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है यहाँ पे? अब चलो लेड छोड़ो, यदि आपको लेड में कंफ्यूजन हो रहा है तो सिंपल आ जाओ, यहाँ पे सेम होगा। मैं सल्फर से बताता हूँ। सल्फर का क्या है यहाँ पे? -2 -2। और सल्फेट में +4 +6 होता है। सल्फेट में सल्फर का +6 होता है, ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो क्या होता है इसका मतलब? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाली कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हुई है। लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, ठीक है ना, +2 +2 -2 और +6, तो ऑब्वियसली इसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, नो डाउट। अब चलो कहानी यहाँ पे वो नहीं, मेन कहानी मेरा आपसे पूछना है कि आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो? यस सर। जल्दी बताओ। सर वहाँ 2 लगा देंगे, 2O3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लगा दे, सर Yes, sir. 4O3 और 4O2। यहाँ पे 2 लगा दे, काम चलेगा? सर 4O3 और 4O2। Yes, sir. यहाँ पे 2 लगा दे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? देखने में लग चलेगा रहा है सर। देखने में लग रहा है लेकिन नहीं चलेगा। नेसेंट एक ऑक्सीजन मिनट, सिर्फ अटैच हुआ है। एक सेकंड। देखने में बिल्कुल लग रहा है कि काम चल जाएगा, क्योंकि देखो आपका लेड एक है, लेड एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, 3 2 6 है, तो 4 और 2 6 है, सब बैलेंस्ड है। और ऑप्शन में ऐसा दिया रहेगा, बट आप इस चक्कर में मत फंस जाना, क्योंकि इसका कहानी ये रिडॉक्स रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस करनी पड़ती है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन तो रिपीट हो सकते हैं, मेंस में आई हुई है फिर भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि मैं बोलता हूं इनऑर्गेनिक में रिपीट होते हैं क्वेश्चंस। अब देखिएगा सल्फर, कहानी समझ लो कि कहां से आया होगा, 4 किधर से। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और सल्फर गया कितना में? +6 में। तो सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे? लूज करना 8 पड़ेगा 8 8 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, है ना। -8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसे निकालना पड़ेगा। अब देखो O यहाँ पे इसका नेटिव स्टेट है, एलोट्रॉपिक फॉर्म नेटिव स्टेट माना जाता है, तो O का ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना? 0। अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे तो इसको 0 है, छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -2 -2 होगा, ऑक्साइड है -2। अब देखो बेटा कितने सारे ऑक्सीजन है? 4 चार ऑक्सीजन को कितने सारे इलेक्ट्रॉन लेना पड़ा होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये 8 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये 8 इलेक्ट्रॉन वो गेन किया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपको 4 सल्फर ने, ध्यान से देखो, यहाँ पे सल्फर ने S6 में गया, 8 इलेक्ट्रॉन लूज किया। एक सल्फर तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो आपको 4 सल्फर 4 ऑक्सीजन लूज, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ऑक्सीजन देखो O2 तो बन गया, O2 निकल गया, अब कितना निकालना है? 8 इलेक्ट्रॉन, तो 4 ये भी चाहिए आपको, गॉट इट। तो ये क्या बनेगा? पीबी, सॉरी ये 4 नहीं जरूरत पड़ेगा आपको। सर ऑक्सीजन में 4 लगेगा। हाँ, ऑक्सीजन पे 4 लगेगा, 4 O3 लगेगा, और ये देख लो आपका कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, तो 4 है, तो यहाँ पे कितना लगेगा? सर उसमें 4 लगेगा, 8 इसमें, उसमें सर नेक्स्ट वाले में। ठीक है ना। अब ये बैलेंस हो गई, अंडरस्टूड। तो 4 देखो सिंपल सा लॉजिक है, 4 ओजोन 4 O2 बनाया, तो 4 नेसेंट ऑक्सीजन बचे कि नहीं बचे? समझ गए? तो वही Yes, sir. 4 नेसेंट ऑक्सीजन तो इसके साथ अटैच हुआ है, अंडरस्टूड। तो आपको एकदम बिल्कुल ध्यान देना है कि 4 ओजोन चाहिए।
ओके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, कभी भी आपसे गलती हो सकती है, आप जनरली बैलेंस कर सकते हो। लेड एक सल्फर एक ऑक्सीजन 4 टू द 8 और 4 12, ये 4 करना पड़ेगा क्योंकि 4 ओजोन चाहिए आपको, 4 ओजोन चाहिए तभी ना 4 में से ऑक्सीजन मिलेंगे आपको। तो ये रिडॉक्स की कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम होगी, आप कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा इस इक्वेशन को थोड़ा दिमाग में बैठा लो, इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखना जरा सा, इट रिलीजेस हेलोजन फ्रॉम हेलोजन एसिड, हेलोजन को रिलीज कर देगा हेलोजन एसिड, जैसे कि मान लो HCl, ये एक हेलोजन एसिड है। अब इसको यदि मैं ओजोन के साथ रिएक्ट करवा देता हूं, ओके, HCl को यदि मैं ओजोन के साथ रिएक्ट करवा देता हूं, तो ध्यान से देखिएगा रिएक्शन क्या होती है। आप 2 मॉलिक्यूल HCl का ले लो, ठीक है ना, तो ये बन जाएगी Cl2, ओके, Cl2, 2 क्लोरीन निकला, Cl2, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन लेगा यहां से H2O और O2। ओके, वेरी सिंपल इक्वेशन होते हैं, दिमाग में रखना है कि ओजोन का एक एक्सटेंसिव क्वालिटी है कि जो हेलोजन एसिड्स होते हैं उससे हाइड्रोजन को वो निकाल देगा और हेलोजन को रिलीज कर देगा, ठीक है ना। अब देखो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। यहाँ पे क्लोरीन की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। 0। तो क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइज हुआ है, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, इक्वेशन को याद रखने का सिंपल तरीका है, देखिए O2 और O, O2 को आप पहले ही निकाल लो, H2 और एक O, H2O और क्लोरीन को बाहर। ओके, तो इक्वेशन को थोड़ा दिमाग में बैठाना है। ओके, अब यदि हम लोग नेक्स्ट कहानी में आए, इट रिलीजेस, और सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये जान लो, जितने इक्वेशन मैं लिख रहा हूं इसके सारे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। और इसको थोड़ा सा आप देख लेना एक बार, ठीक है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पार्ट में आप लोगों को कुछ कुछ हुआ होगा, पर आप समझ गए होंगे कि रिडॉक्स से बैलेंस होगी और रिडॉक्स से आप आराम से कर सकते। इट रिलीजेस I2 फ्रॉम पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन, और काफी सिंपल होता है लिखना इनका इक्वेशन, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे दिमाग में आ जाएगी। पोटासियम आयोडाइड का आप यदि सॉल्यूशन लेते हो तो Ki और H2O में मिला तो H2O होगा ही, प्लस ओजोन, तो देखो क्या होगा रिएक्शन, K, ठीक है ना, मान लो 2 मॉलिक्यूल ऑफ K, 2Ki हो जाएगा, Ki, तो ये बनता है क्या, देखो I2 निकालेगा, मैंने क्या बोला, ये I2 को रिलीज करेगा, तो सबसे पहले आप I2 निकाल लो। आपको मेजर यही याद रखना है, बाकी प्रोडक्ट आपको याद रहे ना रहे दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है जो सॉलिड फॉर्म में ऐसा, ओके, तो आपको बाकी याद रहे ना रहे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि Ki से I2 रिलीज कर सकता है ओजोन, तो 2 Ki तो I2 निकल गया, साथ में 2 मॉलिक्यूल ऑफ KOH बनेगा और ऑक्सीजन आपकी निकल जाएगी। सेम रिएक्शंस होते हैं, देखो 2K यहां से लिया, एक ऑक्सीजन यहां से ले लिया, ठीक है ना, दोनों H यहां से ले लिया, KOH हो गई और O2 आपकी रिलीज हो गई, बात खत्म। तो सारे प्रोडक्ट लगभग सेम होते हैं, हेलोजन वाले रिएक्शन देखो, क्लोरीन निकला, आयोडीन निकला, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड ही है ना, ये भी KOH हाइड्रोक्साइड और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हुई, तो O2 तो रिलीज होना ही होना, तो ये दिमाग में रखना है। इट ऑक्सीडाइजेस SO2 to SO3, अब SO2 को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे
और ये ओजोन के साथ ट्रीट करोगे तो आपको SO3 मिलेगा। ओके, SO2 को ओजोन के साथ ट्रीट करने पे SO3 मिलता है। बैलेंसिंग पार्ट यू कैन सी लेटर। ओके, तो सिंपल चीज है कि इसकी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +4। यहाँ पे कितनी है? +6। तो ये कुछ इक्वेशन हुए जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बता रहे हैं इनके। सारे प्रैक्टिस करने हैं। हैलोजन को रिलीज किया, हाइड्रोजन को रिलीज किया। और कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिनको हम लोग देख लेते हैं। पहले इनको बोलता हूं। हो गया? चलिए, इसका नाम है पोटासियम फेरोसाइनाइड। इसका नाम है पोटासियम फेरोसाइनाइड। देखो, इसके बारे में डिटेल्स में तो आप लोग पढ़ोगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, बट इतना दिमाग में रखो, द फेरो वर्ड केम फ्रॉम फेरस। तो फेरस इसका मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। आप क्या कहते हो? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। अब पोटासियम फेरोसाइनाइड फंक्शन को यदि आप ओजोन के साथ ट्रीट करोगे, ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो ये क्या करेगा? पोटासियम फेरीसाइनाइड बनाएगा। Fe(CN)6। ओके, यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आती है। इट इज पोटासियम फेरीसाइनाइड। अब इनकी नेमिंग आप लोग सीखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो देखो क्या है, ऑक्सीडाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। ओजोन अपना ऑक्सीडेशन नेचर शो कर रहा है। तो ये तो एक प्रोडक्ट हुआ जो मेजर होता है, जो आपसे पूछा जाएगा कि पोटासियम फेरोसाइनाइड क्या बनती है, और लेटर प्रोडक्ट्स देखना है। तो ऑब्वियसली बात है, एक ऑक्सीजन तो आपको निकालना ही निकालना है, और साथ में KOH बन, ठीक है। और बैलेंसिंग पार्ट आप चेक कर लेना, क्योंकि इसमें ये सिंपल बैलेंसिंग है, रिडॉक्स बैलेंसिंग नहीं है। इसमें रिडॉक्स बैलेंसिंग सिर्फ एक जगह गया है, जहां पे लेड वाले में, लेड सल्फाइड टू लेड सल्फेट। ओके, उसको दिमाग में बैठा लेना। 4 आएगा ओजोन, ठीक है ना? 4 आएगा ओजोन, 2 नहीं 4। पोटासियम फेरोसाइनाइड बन गई पोटासियम फेरीसाइनाइड। इंपॉर्टेंट वन, ओजोन ऑक्सीडाइज कर दिया। अब यदि एक देखिएगा, और सिल्वर, ये जो सिल्वर रहता है ना, यदि आप इसको ओजोन के साथ वार्म करोगे, ठीक है ना, ओजोन के साथ आप वार्म करोगे तो ये बन जाता है Ag2O+O2, ठीक है ना? O2 निकला और O इसके साथ अटैच। अब क्या है, Ag2O एक्चुअली ब्लैक कलर का रहता है, इसलिए बोला जाता है कि यदि सिल्वर को ओजोन के साथ वार्म किया जाए तो ब्लैक कलर आती है सिल्वर ऑक्साइड की। वैसे इसकी फर्दर रिडक्शन होती है, ये फिर O3 के साथ कंबाइन करता है और बन जाता है 2Ag+O2। ओके, ये फर्दर बन जाता है, पर पूरी कन्वर्जन नहीं हो पाती है। इसके कारण बोला जाता है टर्न्स ब्लैक। अंडरस्टूड? सिल्वर ओजोन के साथ वार्म किए तो सिल्वर ऑक्साइड बना, जो ब्लैक कोटिंग आती है, और O2 निकला। Ag2O और ज्यादा ऑक्सीजन ओजोन है तो रिड्यूस होती है, नो डाउट, Ag बनता है, बट Ag2O का कुछ तो बच जाता है, जिसके कारण आपको टर्न्स ब्लैक, सिल्वर आपका ब्लैक हो जाता है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, सिल्वर को यदि ओजोन के साथ वार्म किया जाता है तो इट टर्न्स ब्लैक। ओके, देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो थोड़ा सा परेशान करता है बच्चों को। टिन क्लोराइड को यदि एसिडिक मीडियम में, टिन क्लोराइड को यदि एसिडिक मीडियम में ओजोन के साथ ट्रीट किया जाए तो प्रोडक्ट में बच्चा लोग अक्सर इसका गड़बड़ करता है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है
इसमें प्रोडक्ट बनता है SnCl4 प्लस वाटर, ठीक है ना। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है SnCl4 प्लस वाटर, बेसिकली आप रिएक्शन को यदि देखोगे तो आई थिंक यहाँ पे 3 जाती है, ओके, तो 3 10 और 6, ठीक है ना, और यहाँ पे आई सपोज 3 ही जाएगी, 3 HCl तो 2 जाएगा, ठीक है। बैलेंसिंग पार्ट आप कर सकते हो, आई सपोज बैलेंसिंग आप देख लेना, बट आपको प्रोडक्ट दिमाग में रखना है कि SnCl2 प्लस HCl जो देगी SnCl4 प्लस H2O, ओके, ये दिमाग में रहेगा आपको, गॉट इट। तो बेसिकली देखो मैं बता ही देता हूँ, 3 मॉलिक्यूल ये देता है, 3 मॉलिक्यूल ये देता है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और दिस वन इज 6, ठीक है ना, आई सपोज बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत? 3 10 यस सर, 3 2 6 और 6 12 4 3 या 12, 6 हाइड्रोजन और ओजोन आपकी 3 की 3, गॉट इट। तो ये प्रोडक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं, ऑक्सीजन इसमें भी निकाल देते हैं, नहीं, बट यहाँ पे क्या होता है, वाटर बन जाता है, ठीक है ना, SnCl4 और H2O, तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऑक्सीडाइज इक्वेशन नो डाउट आपको थोड़ा बोरिंग पार्ट लगेगा, बट आप 4-5 बार प्लीज लिख के प्रैक्टिस करो, क्योंकि ओजोन के रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ओके, गॉट इट। जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है सिंपल है, सब में अक्सर में दिख रहा है कि O2 निकला और जो नेसेंट ऑक्सीजन बचा वो बनाया हाइड्रोक्साइड और बाकी जो को रिलीज कर दिया, है कि नहीं, ओके, सिंपल है, मिटा दूं। Ozone is a stronger oxidizing agent than hydrogen peroxide. This question भी पूछी जा सकती है, एल्कलीन मीडियम में नहीं, एसिडिक मीडियम में, ओके। यदि आप ओजोन को कोई भी चीज के साथ एसिडिक मीडियम में रख के ऑक्सीडाइज करवाते हो तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यदि इसकी एसआरपी की वैल्यू देखोगे तो 2.07 है और इसकी एसआरपी की वैल्यू 1.77 आती है, तो जिसकी एसआरपी की वैल्यू जितनी हाई होती है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बट इन एसिडिक मीडियम, नॉट इन एल्कली मीडियम। एल्कली मीडियम में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, एसिडिक मीडियम में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। यदि हम लोग नेक्स्ट और देखें तो ओजोन इज यूज्ड एज अ ब्लीचिंग एजेंट, ओजोन को हम लोग एज अ ब्लीचिंग एजेंट भी यूज करते हैं, व्हाट इट, ब्लीच समझते हो ना, कलर को हल्का करने के लिए, तो ओजोन को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है, बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोवाइड करती है वही रीजन होता है इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो उसके डेप्थ में हमें जाना नहीं है, बस सिंपल आप दिमाग में रखो कि ओजोन के पास ब्लीचिंग नेचर है, ओके। टेस्ट फॉर ओजोन, हाँ ये वाली पार्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ी कि ओजोन का टेस्ट क्या होता है। अब फिल्टर पेपर dipped in alcoholic benzidine turns brown, ओके। देखो बेंजीडीन क्या होती है, एक्चुअली देयर इज अ बेंजीन रिंग, ओके, 2 बेंजीन रिंग आप ले लो, ओके, दोनों में एमीन लगा दो, बट इट्स बाइफिनाइल डाइअमीन, ओके, दिस इज बेंजीडाइन। अल्कोहलिक बेंजीडाइन में यदि आप
एक फिल्टर पेपर को सोक करके ओजोन के पास लाते हो तो उसकी कलर ब्राउन हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, डिफरेंट फ्रॉम H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड से ये डिफरेंट है। हाइड्रोजन परऑक्साइड ये टेस्ट नहीं शो करता है, क्योंकि नॉर्मली हाइड्रोजन पर ऑक्सीडाइजिंग टेस्ट कोई भी करोगे, है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग टेस्ट कोई भी करोगे आप, तो वहां पे हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी चीजें ऑक्सीडाइज होती है, ओजोन से भी चीजें ऑक्सीडाइज होते हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो सकता है वहां पे। बट आप यदि अल्कोहलिक बेंजीडीन में फिल्टर पेपर डिप करके लाओगे ओजोन के पास तो उसकी ब्राउन कलर आ जाती है, ठीक है। क्यों ब्राउन कलर आती है उस डेप्थ में आपको अभी नहीं जाना है, दैट इज ऑर्गेनिक सेक्शन। ओके, बट इट सेकंड एक टेस्ट और है, व्हेन ozone is passed through mercury, it loses its meniscus property. This is tailing of mercury. आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाट इज टेलिंग ऑफ मरकरी। तो चलो हम समझते हैं थोड़ा क्या है। आप यदि मरकरी से ओजोन को पास कर दोगे तो उसकी जो मेनिस्कस प्रॉपर्टी है वो खत्म हो जाती है। मेनिस्कस प्रॉपर्टी क्या है देखो, एक्चुअली आप यदि एक टेस्ट ट्यूब लो और उस टेस्ट ट्यूब में यदि आप वाटर डालते हो तो वाटर नॉर्मली क्या होता है, एक्यूट एंगल बनाता है ना, इस तरह का एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ उसके अपने अट्रैक्शन है, साथ में ग्लास के प्रति भी अट्रैक्शन है, इसलिए क्या है थोड़ा सा ग्लास की तरफ वो चढ़ है। यस सर, थोड़ा ग्लास के ऊपर भी चढ़ है, वो इस टाइप का वाटर का मेनिस्कस इस टाइप का। वहीं आप मरकरी की मेनिस्कस का बात करोगे ना तो मरकरी का अपने मॉलिक्यूल्स के प्रति बहुत हाई अट्रैक्शन है, कोहेसिव फोर्सेस बहुत हाई है। तो मरकरी की जो मेनिस्कस बनती है कुछ इस प्रकार बनती है, वो अपने ही मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड रहता है और उसकी मेनिस्कस नीचे की ओर है। ओके देखो, कोई ग्लास से अट्रैक्टेड नहीं है, नीचे की ओर इसकी मेनिस्कस। अंडरस्टूड? इस टाइप की अपर टाइप की है, नीचे की ओर अट्रैक्टेड रहेगा, कोहेसिव फोर्सेस हाई। बट यदि आप मरकरी से ओजोन पास कर दोगे तो बनता है Hg2O plus O2, मर्क्यूरस ऑक्साइड। क्या बनता है? Hg2O plus O2, मर्क्यूरस ऑक्साइड। पूछा जा सकता है आपसे कि मेनिस्कस प्रॉपर्टी लूज करने का रीजन क्या है, मर्क्यूरस ऑक्साइड की, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की, क्या है, XYZ कुछ भी पूछ सकता है। आपको दिमाग में रखनी है कि मरकरी की जो मेनिस्कस प्रॉपर्टी लूज होती है क्योंकि आप जब ओजोन इससे पास करते हो तो वो मर्क्यूरस ऑक्साइड बन जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड टेलिंग ऑफ मरकरी। और आप इसको रिमूव कर सकते हो, यदि आप पानी डाल के थोड़ा सा सेक कर दोगे ना तो वापस उसकी वो प्रॉपर्टी आ जाती है। ओके, तो दिस वन इज द इंफॉर्मेशन फॉर ओजोन। आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूं, आप थोड़ा सा ट्राई करके आना कि क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ओजोन किस तरह करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके स्कूल एग्जामिनेशन के सेंस से तो है ही, साथ में मेंस में भी पूछा जा सकता है कि मेंस मतलब सॉरी पूछेगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन में ओजोन कितना यूज हुआ है, कितनी क्वांटिटी में यूज हुई है, आप कैसे बताओगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देख के आना कि हाउ ओजोन इज एनालाइज्ड क्वालिटेटिवली, सॉरी नॉट क्वालिटेटिवली, इट्स क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी में पता करना, इट्स क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली तो टेस्ट हो जाता है, क्वांटिटी में कैसे पता चल करेंगे कि कितना ओजोन एक रिएक्शन में यूज हुआ है। तो दिस इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू, इसको करके आना, नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर पाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और जितने भी रिएक्शंस लिखवाया हूं देखो अब राइट टाइम स्टार्ट हो चुका है कि आपको एक्सपेक्ट मतलब जितने भी इक्वेशन है सबको प्रैक्टिस करते रहो। एस ब्लॉक उठाओ, उसके इक्वेशन को एक पेज में, एक पेज रिएक्शन जो है उसको लिखो, एक पेज में जितने सारे रिएक्शन है उनको याद करो, फिर दूसरा पेज को करो, थोड़ा टाइम दो अब इनऑर्गेनिक को, क्योंकि एक टॉपर स्टूडेंट का कभी भी इनऑर्गेनिक सेक्शन रॉन्ग नहीं होता है, ये जान लेना।
क्योंकि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं। तो यदि आपको मेडिवल रैंक में भी आना है तो मैं आपको पहले बोल देता हूं, इनऑर्गेनिक सेक्शन आप गलत नहीं कर सकते। ओके, तो इनऑर्गेनिक प्रैक्टिस करना शुरू करो, इक्वेशंस लिखो, जितना लिखोगे उतनी आपकी हाथ जमेगी, उसमें उतना प्रैक्टिस। ओके, अब टाइम बचा नहीं है, 5-6 महीने टाइम तो बचे। अब 5-6 महीना कहाँ, 4 महीना 5 महीना बचा। यस सर। तो आप प्रैक्टिस और पढ़ना शुरू कर दो इनऑर्गेनिक सेक्शन, क्योंकि इनऑर्गेनिक सेक्शन 100% मार्क्स में, जितना नोट्स एस ब्लॉक में दिया था वो काफी है, उससे ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है कुछ। मैं जितना एस ब्लॉक और पी ब्लॉक या डी ब्लॉक जो भी हो मैं पढ़ा रहा हूं उतनी इज सफिशिएंट, और आपको कहीं नहीं ताक जोक करना है। क्वेश्चंस बना सकते हो लास्ट 40 इयर्स का, दैट इज सफिशिएंट, और कुछ नहीं। ओके, तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं। बट जितने क्वेश्चंस करवाया प्रैक्टिस करके आना, कुछ क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है? ओके, चलिए बाय। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।